खबरें में खुश आमदेद। मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब तैयार मलिक साहब, मैं सईद काजी। कुछ खबरें नाज़रीन, बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो दोबारा MIF की तरफ जाना पड़ेगा, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है। इस पर हम बात करेंगे। मिनी बजट पास कराने का मामला, क्या इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे? उसके साथ मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और बिलाल यासीन साहब पर हमला किसने करवाया, उन्होंने कोई नाम भी लिया। मगर पहले सेगमेंट की तरफ आते हैं और हमारे साथ एक इंतहाई यहाँ शख्सियत जनाब मोहतरम डॉक्टर इशफाक हसन खान, जो नस्ल जैसे प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट को हेड भी करते हैं और गहरी निगाह मेशत पे रखते हैं इससे पहले भी। तो मगर मैं इससे पहले उनकी तरफ हूँ, मैं खान साहब का ये शॉर्ट आपको सुनवा देता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से इस पर कमेंट लेते हैं। सुनाएं जी। हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे IMF के साथ। जैसे इकोनॉमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर, और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा, फिर जाना पड़ेगा IMF के पास। तो हम इससे निकलने के लिए एक पूरा अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सारी कोशिश अब कर रहे हैं, आगे से ये बॉटल नेक ना आए करंट अकाउंट का। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। और आपने ये खान साहब का शॉर्ट भी सुना, तो क्या हम एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी या हम उसी विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे? डॉक्टर साहब जी, वैसे वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक हम अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पास डॉलर की हमेशा कमी रहेगी और हम इसी तरीके से IMF में जाते रहेंगे। तो बात तो बिल्कुल सही की है उन्होंने, और कोशिश भी की जा रही है। कुछ अभी एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेटजी वगैरह कुछ बनाई भी गई है उसी हवाले से। अब कितनी इसमें कामयाबी होती है ये देखा जाएगा। लेकिन देखें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें कुछ इक़दाम भी तो करने चाहिए ना। सबसे पहले ये चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो आपके पास कुछ प्रोडक्शन होनी चाहिए उन चीज़ों की जो आप दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे उस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्रीज़ चल पड़े। इंडस्ट्रीज़ जो है, जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ है, वो चल पड़े और उसमें ग्रोथ आना शुरू हो, ताकि हमारे पास सरप्लस हो जो हम बाहर बेच सकें दुनिया को। दूसरी चीज़ है कि जो भी चीज़ हम बेचें बाहर में, उसकी प्राइस राइट होनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर हम इस तरीके से बिजली के गैस की कीमतें, बिजली कीमतें और एक्सचेंज रेट को डिवैल्यूएशन करते रहेंगे और इसी तरीके से टैक्सों के अंबार अगर लगाते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो कैसे कम्पीट करेंगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर हमारे पास कोई चीज़ भी मौजूद है हम उसको बेचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अपनी कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। तीसरी चीज़ है कि अगर हमारे पास चीज़ें भी मौजूद हैं, हमारी प्राइस भी राइट है, तो क्या क्वालिटी भी सही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जहां हम बेच रहे हैं, तो वो अपनी क्वालिटी की तरफ, क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्शन है, इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। और उसके अलावा फिर हमें मार्केटिंग की तरफ तवज्जो देनी होगी। वहाँ हमें मार्केट जो है तलाश करने हैं। हमारे पास तो चंद तो मार्केट है, US है, यूरोपियन यूनियन है और चंद ये मुल्क हैं। बहुत नैरो मार्जिन है हमारा और नैरो प्रोडक्ट भी है। हम 3, 4, 5 आइटम ही बेचते हैं दुनिया में, तो कब तक दुनिया वो आइटम टेक्सटाइल खरीदती रहेगी? तो इसलिए हमें अपने प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाई करनी होगी। हमें हाई वैल्यू एडेड आइटम की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपने मार्केटिंग को बेहतर करना होगा, अपने एम्बेसीज़ को फॉल बनाना होगा। एम्बेसडर की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करने के लिए ज़रूरी होगा कि उसने पाकिस्तान के आइटम्स के लिए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए कितनी मार्केट उसने जनरेट की है बाहर में, जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहा है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हमें करनी होगी। हमारे एम्बेसीज़ को स्ट्रेंथन भी करना होगा। तो ये इंटेंशन प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जो मैंने इक़दाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश और दावा तो अपनी जगह रहा कि एक्सपोर्ट इतनी बढ़ाएंगे कि IMF से निकल सके। जो मुल्क में बिजली की प्राइस है, गैस की प्राइस है, जो इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है, क्या आप समझते हैं कितने अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म साहब इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या हम मार्केट में इतनी कंपटीशन कर पाएंगे इस महंगाई, बिजली और गैस के दौर में? यही तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम चीज़ें पैदा भी कर लें और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन हम अगर इंटरनेशनल मार्केट पे कम्पीट ना कर पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है, तो कैसे हमारी इंडस्ट्रीज
तो ये मेरा डॉक्टर साहब मैं सवाल आसान कर देता हूँ, क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत इन पॉलिसियों पर काम कर रही है जिससे हम बहुत जल्द IMF से निजात हासिल कर लेंगे? देखिए, कर रही है या नहीं कर रही है मुझे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अंदर नहीं हूं। लेकिन IMF में अगर हम दोबारा अगर गए तो फिर आप समझ लें कि बहुत बहुत देर हो जाएगी पाकिस्तान के लिए फिर निकलना। हम बहुत जख्मों से पहले ही चूर हो चुके हैं, अब मजीद हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं है कि हम IMF में जाएं। इसलिए फैसला करना होगा प्राइम मिनिस्टर को। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर उसी तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि देयर इज़ नो मोर IMF प्रोग्राम। मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से नाराज़गी है IMF से भी कि अब हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में ख़ासकर इस्लामाबाद में एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है IMF का। वो धड़ाधड़ बहुत सारे जो रिटायरीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF, इन किस्म के जो रिटायरीज़ हैं या जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर चुके हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान जाए। तो उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों के प्रोग्राम पे आके ऐसी कहानी सुनानी है कि बस इसके बगैर तो गुजारा नहीं है जब तक हम IMF में नहीं जाएंगे। माफी चाहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो अंदिया दिया कि ना हालात हुए तो हमें फिर IMF के पास जाना पड़ सकता है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ज़रा ग्रेजुअली मूव करेंगे उस डायरेक्शन में। अभी शायद वो नहीं कहना चाहते हैं इतना खुलकर, लेकिन यह है कि अंदाज़ा मुझे ऐसा होता है कि जब इस किस्म की बातें हों तो ये एक रियलाइजेशन तो है कि हमें डॉलर की ज़रूरत है, हम डॉलर बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, डॉलर की अर्निंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं भी ये भी कहूँगा कि डॉलर की अर्निंग बढ़ाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई डॉलर सेव भी करनी चाहिए। हमें ये भी देखना होगा कि यह जिस तरह की चीज़ें हम अशराफिया के लिए इम्पोर्ट की जा रही है इस मुल्क में, क्या ये जेब देता है पाकिस्तान को? जो डॉलर के लिए तरस रहा हो उस मुल्क के अशराफिया 4000 सीसी 5000 सीसी के 7 करोड़ 8 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हो, ये जेब देता है? उसके लिए हुकूमत डॉलर जेब से दे रही है, मांग कर दूसरी जगह से लाती है, इस अशराफे के लिए डॉलर दे रही है। क्या ये जेब देता है कि कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू जो है वो मंगाया जाए बाहर से अशराफिया के लिए? तो ये इसकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी। ए डॉलर सेव इज डॉलर अर्न। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बड़ी डिटेल्स में बताया एक्सपोर्ट्स में। मैं समझता हूँ एक एरिया जिसमें मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं चाहूँ आप क्रिटिसाइज़ करें, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं की। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं स्किल्स के और एजुकेशन के, पाकिस्तान का कहीं पे नाम नहीं है। मैं रिसेंटली एक स्टडी देख रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें रिसर्च नाम की चीज़ नहीं। जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हम पैदा कर रहे हैं, जिसने चीज़ें बना के दुनिया को बेचनी है, वही दुनिया में सब स्टैंडर्ड है। तो अगर आपने एक्सपोर्ट बनानी है, जितने हम एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं, जो हम लोगों की सेहत के साथ कर रहे हैं, तो हम वो लोग पैदा करेंगे पहले जो आगे बरामदात बढ़ेंगे। मेरा पॉइंट बेसिकली है ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह आप इग्नोर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी एक्सपोर्ट्स। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट को कोई भी मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि हमारे यहाँ पर जो है ना आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस मौजूद है। यही पाकिस्तान के ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए लड़के जो हैं वो आज न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल भी बना रहे हैं, रोज़ तजुर्बा भी करते हैं, और दुनिया में हम जहाज़ बनाने वाले चंद मुल्कों में शामिल हो गए हैं। यही पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम में से ही निकले हैं ये लोग, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही निकले हैं। तो कुछ ऐसे एक्सीलेंस तो मौजूद हैं, लेकिन इसको ब्रॉड करना होगा। ये हकीकत है कि मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे पाकिस्तान के बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखता हूँ, क्वालिटी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। वी आर प्रोड्यूसिंग अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। हमें क्वालिटी की तरफ तवज्जो देनी होगी। हमने पागलों की तरह गली कुचों में यूनिवर्सिटी खोल दी है, वो पहाड़ों में खोल दिया, रेगिस्तानों में खोल दिया, दरियाओं के कोने में खोल दिया, हर तरफ यूनिवर्सिटी खोल दी हमने। भाई पढ़ाने वाले कहाँ से होंगे? तो आप इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के लोगों को ला रहे हैं। तो जो पढ़ाने वालों की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छे ग्रेजुएट कहाँ से निकलेंगे? देखिए यूनिवर्सिटी क्या है, ये नॉलेज फैक्ट्री है, और हम सब जो पढ़ा रहे हैं
ये नॉलेज वर्कर हैं। अगर हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी, नॉलेज वर्कर की क्वालिटी खराब होगी, तो नॉलेज जो वो प्रोड्यूस करेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? तो कुछ डॉक्टर साहब आपने अभी एक बात की, बहुत आपने सही बात की, मगर मैं एक आपकी खास बात जो चंद लम्हे पहले आपने कही, एको की बात की कि एक एको आती है या जिसे आप न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। बुनियादी तौर पर तो पॉलिटिकल डिसीजंस चाहिए इस योग को, इस बेड़ी को तोड़ने के लिए। तो इस लॉबी का हम क्या करेंगे जो हमें गुलामी की तरफ धकेलती है और हमारा जो भी हुक्मरान आता है वो इनके चकमे में आ जाता है? इसकी कोई रेमेडी है? भाई साहब 1988 से और आज तक 33 साल हो गए हैं ना, बारिंग 4 years 2004 to 2008 जब हम IMF से बाहर थे, बाकी तमाम 33 साल आप लगा लें हम IMF के अंदर ही हैं। यही इकोसिस्टम जो है, जिसको मैं इकोसिस्टम कहता हूँ IMF का, ये घेर के ले जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भी ले जाता है, बाकियों को भी इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से वो किताबी बातें शुरू कर देंगे। ये एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसको ये उनके प्रचार करना शुरू करते हैं कि बस इसके बगैर तो जिंदगी है ही नहीं हमारी। तो हम भूल जाते हैं कि IMF में देयर आर 190 कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ द IMF। तो क्या सब के सब IMF के पास जाते हैं? हम जैसे चंद जो निकम्मे मुल्क हैं जहाँ पर इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है वो जाते हैं IMF में, और जब एक मरतबा चले गए तो अब निकल के नहीं आ सकते हैं। 33 साल तो हो गए ना, एक ही डॉक्टर है, एक ही मेडिसिन है, मर्ज हमारा और गहरा से गहरा होता चला जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन दोनों को खदशात हैं, तो फिर इसे मंजूर कराने पे इतनी हुकूमत फोकस क्यों कर रही है? क्या इसमें ऐसी बात है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, आप समझते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हफीज शेख साहब ने जो बिल पहले पास कराया था कैबिनेट से मार्च के महीने में, मार्च 2021 में, वो तो एक टोटल सेल आउट था पाकिस्तान का। लेकिन यह है कि अब उसमें दोबारा जब उसमें तब्दीली की गई है तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो निकाल दी गई, लेकिन अभी भी मेरे नज़दीक 2 ऐसी चीज़ हैं जो इस हुकूमत को भी मसाइल में डालेंगी और आने वाली हुकूमतों के लिए भी मसाइल में डालेंगी, अनलेस के आने वाली हुकूमत जो है वो दोबारा तरमीम कर दे और तरमीम करके बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। देखिए, एक ये है कि एक तो आप ये देख लें कि जो ये था कि पहले स्टेट बैंक के लोगों को कोई हाथ नहीं डाल सकता था, अब डालेगा, बिल्कुल डालेगा। उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे बाकियों की हो रही होती है। दूसरा यह है कि पहले यह था कि बोर्ड डायरेक्टर जो है वो उसका स्टेट बैंक खुद अपना नॉमिनेट करेगा, वो ख़त्म हो गया है, वो हुकूमत नॉमिनेट करेगी। जहाँ ये बेहतर होता जो इसमें डालना चाहिए, और मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से आप सेनेटर हजरात या MNA हजरात जो अभी बहस कर रहे हैं उनसे भी कहें आप लोग भी कि कम से कम ये हो कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो उस बोर्ड को चेयर नहीं करे। तो देखें ना, फिर अजीब सी बात हो जाती है कि वो एक बोर्ड का मेंबर है और वो बोर्ड को चेयर भी कर रहा है, तो उसकी फिर ज़्यादा वो हो जाती है। इसलिए सम एक्स ऑफिशियल मेंबर जो हुकूमत पाकिस्तान जो नॉमिनेट करेगी, 1 गवर्नर होगा, एक डिप्टी गवर्नर, और 8 जो है हुकूमत पाकिस्तान नॉमिनेट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनमें से कोई चेयर करे सेशन, ये उसमें डलवाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम अभी मैं देख रहा हूँ वो ये है कि स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो 1000 अरब से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है साल का, 1000 अरब से ज़्यादा। तो वो हुकूमत को मिल जाता है एज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पे, जो हमारे बजट में आता है और हमारे रेवेन्यू को, ओवरऑल रेवेन्यू को बढ़ाता है। इसमें वो ख़त्म की जा रही है कि वो स्टेट बैंक शेयर नहीं करेगा वो। तो ये बहुत बड़ा बजटरी होल है कि 1000 अरब फिर हुकूमत कहाँ से लाएगी? उसके लिए तो फिर कर्जा लेना होगा, कर्जा लेंगे तो कर्जे का बोझ बढ़ेगा आपका। तो इसको इस लॉ में डलवाना चाहिए। यही मेंबर ये 1000 अरब किधर लेके जाएगा डॉक्टर साहब? अगर वो गवर्नमेंट को नहीं देगा तो वो कहाँ रखेगा इसको? यही सवाल मैंने भी कई मरतबा किया, गवर्नर के सामने किया कि अगर आप ये पैसा लेके फिर करेंगे क्या? आप कहाँ रखेंगे 1000 अरब? अगर 1000 अरब जो आप कमा रहे हैं
आप भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, तो इस मुल्क को इससे इस मुल्क को फायदा उठाने दें, बजाय इसके कि आप कहाँ इसको डंप कर देंगे 1000 अरब का। तो ये एक इशू है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को रेज करना चाहिए और उसमें कुछ शर्त लगा देना कि जी इतना % जो प्रॉफिट वो हुकूमत से पाकिस्तान को मिलेगी, ताकि एक एश्योर्ड रेवेन्यू हो। दूसरा है कि बोरो नहीं कर सकते आप स्टेट बैंक से। देखिए, यही IMF ने, जिस ज़माने में मैं था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो हमें उन्होंने कहा था कि जी आप ठीक है मंथली आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपने वापस कर देना है ताकि आपका नेट जो है वो 0 हो जाए। लेकिन अब यह है कि आप बोरो नहीं करेंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाए कि वो बोरो नहीं कर सकता है, तो हुकूमत फिर अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए फिर कमर्शियल बैंक की तरफ जाएगा, और कमर्शियल बैंक फिर वो क़यामत बर्पा कर सकते हैं। वो मन मांगे रिटर्न मांगेंगे अपने उसका कि जी हाँ ठीक है आपको इस रेट पे पैसा देंगे, ये रेट हमें वारा नहीं खाता है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। दे विल कंसिडर यू एज अ डेस्परेट बोरोवर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आखिरी मुकम्मल करूं जी प्लीज, कि अगर वो गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर को कहां से पैसा मिलेगा? सो देयर विल बी अ मैसिव, इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट मिलेगा नहीं तो इसके असरात फिर इन्वेस्टमेंट में गिर जाएंगे, हमारी मईशत सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। इसलिए ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारे पार्लियामेंटेरियन को रोल प्ले करना चाहिए इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक अपना आज ही पढ़ रहा था सरकार के अपने दादोशुमार के मुताबिक जनवरी में वो कह रहे हैं 13% अफरात-ए-ज़ात को प्रेडिक्ट किया है, और पिछले महीने जो दिसंबर गया है वो 12 से ज़्यादा। ये सरकार की मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। मेरा सवाल ये आम आदमी से मिलता है, मैं खुद भी आम आदमी हूँ, तो आम आदमी का कहना है कि आज के ज़माने में, पहले भी, आज महंगाई बहुत बड़ा मसला है। तो हमारे वज़ीर आज़म ने 3-4 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। दोनों में से कौन सही कह रहा है? आम बंदा सही कह रहा है महंगाई होगी, कि वज़ीर आज़म सही कह रहे हैं? देखिए, ये बात मैंने ही कही थी एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को भी, कि ये इस वक्त जो है 12.3% है दिसंबर के महीने का इन्फ्लेशन। ये भी 13% के करीब होता अगर हम वो 5 रुपया पेट्रोल की कीमत ना कम करते जो हमने 15 दिसंबर को किया था। तो जब वो 5 रुपये कम किया था, जिसकी वजह से ये 12.3% पे आ गया था। लेकिन अब जो है हमने 4 रुपया फिर बढ़ाया भी है। तो जब ये जनवरी का आएगा, जनवरी 15 तक का ये नंबर लेते हैं, तो उसमें जब वो शामिल किए जाएंगे तो ये तकरीबन मेरा अपना ख्याल है कि क्लोज टू 13% होगा। अब कि हम दुनिया में सस्ते मुल्क हैं, ये डिबेटेबल इशू चीज़ है। मैंने बाकी बहुत सारे मुल्कों के नंबर देखे नहीं हैं। आप बहुत सारे मुल्कों के नंबर ऐसे उठा के ला सकते हैं जहाँ पर हमसे ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि देखें इनसे तो हम बेहतर हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इन सब चीज़ों से आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ता कि जी हम दुनिया से महंगे हैं या सस्ते हैं, क्योंकि जब एक आम आदमी जाएगा मार्केट में, जो चीज़ें वो आलू खरीदे, प्याज खरीदे, टमाटर खरीदे, जो वो दुकानदार उसको दे रहा होगा वही उसको मैटर करता है। इर्रेस्पेक्टिव के हिंदुस्तान में आलू किस कीमत पे बिक रहा है और चाइना में आलू किस कीमत पे बिक रहा है, या इजिप्ट में टमाटो कैसे बिक रहा है, ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, वज़ीर आज़म साहब अक्सर कहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन क्या फीकस आमदन नहीं देखते कि पाकिस्तान में आमदन कितनी है? मुआवजा वो करते हैं यूके अमेरिका से कि उधर बड़ी महंगाई है, लेकिन उधर इनकम नहीं देखते फीकस कितनी है। बात बिल्कुल सही है आपकी। आई एम श्योर कि आपने आंसर खुद ही दे दिया। बिल्कुल फीकस आमदनी भी देखनी चाहिए, परचेजिंग पावर लोगों के पास अगर ज़्यादा है तो उसमें इसके लिए ये महंगाई कोई मैटर नहीं करती है। देखिए, हमारे यहाँ भी अगर आमदनी में लोगों का इजाफा होता रहता तो ये इस किस्म की महंगाई कोई इशू नहीं होती पाकिस्तान में। हमारे यहाँ मसला यह है कि दुनिया में भी चीज़ों की कीमतें बढ़ी है, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से दुनिया में मार्केट बंद हो गई थी, तो चीज़ें बहुत सस्ती हो गई थी, पेट्रोल भी सस्ता हो गया था और भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई थी। लेकिन अब चूँकि मार्केट खुली है दुनिया की, तो डिमांड बढ़ रही है, तो कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं। तो दुनिया में भी महंगाई है, हमारे यहाँ भी महंगाई है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारी एक करेंसी भी काफ़ी नीचे चली गई है, जिसकी वजह से डबल इम्पैक्ट हुआ है। दुनिया में डबल इम्पैक्ट नहीं है।
दुनिया में एक ही इम्पैक्ट है, जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, तो जो भी हम चीज़ इंपोर्ट करेंगे बाहर से उसकी कीमतें बढ़ी हुई होंगी, लेकिन साथ साथ उसका लैंडेड कॉस्ट पाकिस्तान में भी बढ़ गया क्योंकि करेंसी हमने डिवैल्यू कर दी। अगर हमारा एक्सचेंज रेट 152 रुपये का होता तो आप यकीन करें कि हमें कोई महंगाई का वो पता भी नहीं चलता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ आप पॉइंट आउट करते हैं और वो बड़ी अहम है, जिसे मैं आज अमेरिकन प्रेस में एक इस्तिलाह पढ़ रहा था, जो पॉलिटिकल करप्शन है या जो पॉलिटिकल वायलेंस है। अब अगर ये इन्होंने इन कमर्शियल बैंकों को, इसका मतलब है किसी लॉबी ने फेवर किया है कि जनाब स्टेट बैंक से ना लो, हमसे लो और हम अपनी मर्जी पे देंगे। इससे पहले IMF कहता था कि जी ये पहले IPPs के पैसे दो, तो मुझे डॉक्टर, मैंने पूछा उनमें कि यार उसके पैसे ये क्यों मांगते हैं, कहते हैं उनके जैली इदारे की इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो डॉक्टर साहब हम तो हर जगह लुट जाते हैं, हमारे नुमाइंदे उनका काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। डॉक्टर साहब एक और एरिया है, अपना GDP ग्रोथ की मैं बात करना चाह रहा था। पैसे भी सब कॉन्टिनेंट दुनिया का गरीब तरीन इलाका है और उसमें सिवाय श्रीलंका के हम लोएस्ट हैं। 3.4 की वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन दी है, पाकिस्तान की ग्रोथ 3.4 बताई और मालदीव नंबर 1 जाएगा 11 पे। मेरा आपसे सवाल है, अगर हम 3.4 पे ग्रो करता है पाकिस्तान एज पर दी वर्ल्ड बैंक सेज, तो क्या पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा होगा, कमी होगी? और इसके साथ छोटा सा एक ज़िमनी सवाल है, अगर ये जो मिनी बजट की सूरत में जो नया आ रहा है, टैक्सों का एक नया एक बोझ आ रहा है 350 अरब का, तो किस तरह हम किधर जाएंगे? बेरोज़गारी और गुर्बत बढ़ेगी कि कम होगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये वर्ल्ड बैंक या IMF की जो नंबर होते हैं ना, मुझे इन पे कोई एतबार नहीं होता है। मैं अपने तजुर्बे से 35 साल तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये नंबर सियासी नंबर होते हैं। जिस मुल्क को बुरा दिखाना हो, जिस मुल्क का चेहरा बुरा दिखाना हो, उनका ऐसा ब्लीक पिक्चर पेंट करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट फिर दुनिया देखेगी, वो कहेगा हो पाकिस्तान में तो 3% ग्रोथ है, तो यार यहाँ जाके फ़ायदा क्या है, क्यों नहीं मालदीव चले चलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जिस मुल्क को ऊपर उठाना होता है तो उसको इतनी ज़बरदस्त तारीफ़ की जाती है कि आप हैरान होंगे। ये मैं अपने तजुर्बे से मैं कह रहा हूँ, किसी मुल्क का नाम लेना नहीं चाहता हूँ जो, तो इसलिए मुझे इनके नंबरों का, क्योंकि इनके नंबरों का हकीकत मुझे पता है, इसलिए मैं इनके नंबरों को इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं समझता हूँ। जहाँ तक क्या ग्रोथ होगा, मेरा अपना ख्याल है कि ये माली साल जब एंड होगा ना, तो हमारा ग्रोथ तकरीबन 3.7-3.8% के करीब होगा। ठीक है। जहाँ तक रहा कि आपका बेरोजगारी और गुर्बत, मतलब जहाँ पर 3-3.5% या 4% से कम स्पीड से अगर मईशत बढ़ रही है, तो कितनी जॉब्स क्रिएट करेगी वो? फिर वो उतनी कम जॉब्स क्रिएट होंगे, ये तो बाय डेफिनेशन ही कम जॉब्स क्रिएट होंगे। जब कम जॉब्स क्रिएट होंगे तो उन्हीं को जॉब्स मिलती हैं जिनकी सिफारिशें होती हैं, या फिर वो नौकरियां फिर बिकती हैं। तो बहुत सारे हमारे सूबे में बिकते भी हैं नौकरियां। ये जो आपने मिनी बजट का जिक्र किया है, देखिए आप इसको ज़रा सही तरीके से सियासत से हट के अगर आप देखें ना उसको, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस मिनी बजट से कुछ महंगाई का तूफान आ जाएगा। मार्जिनल सा फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना महंगाई का तूफान, वो नहीं है इसमें। 343 बिलियन में 80% जो है 272 बिलियन वो टैक्स हैं जो रिफंडेबल है या आप एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, आप अभी जो रॉ मटेरियल मंगा रहे थे वो उस पर टैक्स नहीं दे रहे थे, अब मैंने आप पर टैक्स आयद कर दिया है, अब आप टैक्स देंगे। लेकिन जब आप टैक्स देंगे तो जैसे ही आपने जो भी दवा बनाना है जब आपने बना लिया, तो वो जितना टैक्स आपने पे किया है हुकूमत से क्लेम कर लेंगे, 1 हफ्ते में मिल जाएगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर मैं रोकूंगा जरा नहायत एहतराम से, ये बड़ी अहम बात की आपने। सिर्फ एक मिनट, ये फार्मास्यूटिक ले लेगा, एक आम बंदा जो मेडिसिन लेने जाएगा वो तो उस महंगी दवाई को खरीदेगा, उसे रिटर्न कहाँ से मिलेगा? नहीं, देखिए ये फिर ये गवर्नेंस के इश्यू हो जाता है कि क्योंकि उनको पास ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो वापस ले लेंगे उसको, जो उन पर टैक्स लग रहा है वो वापस हो जाएगा उनको। वो खुद भी अपना, आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो जितना आपने टैक्स पे किया है वो काट के आप हुकूमत को दे दें, तो आप तो टैक्स तो नहीं पे कर रहे हैं आप हुकूमत को, वो रिफंडेबल है। वो सिर्फ ये है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया गया है, इसमें रेवेन्यू इज नॉट ए मेजर कंसर्न।
बाकी जो एक 20% बचते हैं 71 बिलियन, उसमें से गालिबन 1-1.5 बिलियन ऐसे हैं जो शायद आम आदमी को जिस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर साहब ये तो क्लियर हो गया। मुझे ये बताइए कि कल शौकत तरीन साहब कह रहे थे साख डार साहब ने बड़ा नुकसान किया है, डॉलर को 92 रुपये रख के। मुझे ये बात समझ नहीं आई। और माशाल्लाह बहुत से कंट्रीब्यूशन है साख डार साहब ने जो वतन अजीज़ के साथ किया है, मगर डॉलर तो 92 पे हमने रखना चाहिए था। ये जो नुकसान उन्होंने किया, क्या बेल आउट करने के लिए ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया? 92 पे तो नहीं था, साखदार साहब ने तो उसको 100 के करीब रखा हुआ था। जी ये लगभग ये 97, 98 वगैरह। देखें ये उस वक्त डॉलर 107, 105, 106 इसी पे रहा है, ठीक है ना। तो उस एक्सचेंज रेट से भी जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसको सामने रख ले और 107-8 से 176 पहुंचा दिया है, तो कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया है उसकी वजह से? कुछ भी नहीं बढ़ा। देखिए पाकिस्तान में दार साहब से आपके बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ पे कि उन्होंने ज़बरदस्ती रोक के रखा था, यार ज़बरदस्ती मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग ये ज़बरदस्ती कैसे कहते हैं कि ये कोई रस्सी से बांध देते हैं क्या डॉलर को हम? ये तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। अगर आपके पास ठीक है आपके डिमांड ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि दार साहब ने रिजर्व के को मार्केट में सप्लाई को ज़्यादा कर दिया होगा, रिजर्व से मार्केट में डाला होगा ताकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर रहे। तो इसको कहना कि रस्सी से बांध दिया आर्टिफिशियल तरीके से, देखिए एक उसके फायदे भी तो होते हैं ना। ठीक, अगर आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है तो आपका कर्जा नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर में। डॉक्टर साहब आपने बहुत हमें तो क्या हुआ, कर्जा भी पड़ गया, आपका एक्सपोर्ट क्या बढ़ा? एक्सपोर्ट पाकिस्तान में वैल्यू करके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, ये जहन में रख लिया आप। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और कई अहम नुकात डॉक्टर साहब ने उठाए हैं इस गुफ्तगू में। बहुत ही आपका बहुत शुक्रिया। इस पर हम आएंगे। पहले 2-3 बड़ी अहम खबरें भी उन्होंने दी हैं कि ये जो उन्होंने हम अब स्टेट बैंक से कर्जे की बजाय हम उधर से कर्जा लेंगे कमर्शियल बैंकों से, तो मुल्क का बुरकस निकल जाएगा। आखिर ये फैसला किस लाबी ने करवाया है? ब्रेक के बाद इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। खबरें और भी हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, इस तरह मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि कुछ खबरें मंजू दाड़ों से निकली थी, रोज़ हम उन्हें निकाल के ना पैकेज करके। एक तो ये कि पीएम साहब गए हैं, मुलाकात हुई है उनकी नए जो, हालांकि उन्होंने मना भी किया कि उनकी तस्वीर और उनकी खबर हम नहीं आनी चाहिए, मगर अब प्रेस रिलीज़ आया है तो नए ISI की चीफ की मुलाकात हुई और उन्होंने उनकी कोशिशों को सराहा भी है। तो रूटीन की मुलाकात थी। एक तो आजकल इस किस्म की बातों से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था। इसमें 2 चीज़ें आई हैं। एक तो पहले आई है ISPR की तरफ से, फिर वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से फोर्स किया गया कि वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आज़म गए DGIS ने उनका इस्तकबाल किया। लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है मौजूदा DGIS की, आप देखें तस्वीर नहीं शाया हुई। पहले तस्वीर शाया होती थी, किसी को नुमाया किया जाता था, किसी को पीछे किया जाता था। ये एक टेक्निकल सी बात है, इससे आगे नहीं। मलक साहब आर्मी चीफ भी साथ थे। आर्मी चीफ साहब तो लाजमी होते हैं ना, उसके बगैर काजी साहब वो हमारी अजीब सी हम साफियाँ, पता नहीं हमारा भी कोई थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का, एक प्राइम मिनिस्टर का आर्मी जाना, ISI के चीफ से मिलना, एक नया चीफ आया है उसका तारफ करना, उससे मिलना, मुलाकात करना। आफ्टर ऑल ही इज द बॉस। वज़ीर आज़म को नहीं मिलना तो किसने मिलना? हम तो नहीं लगे। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतनी वफाकी वज़रा भी PM साहब के हमरा थे, तो उधर एक रूटीन की मुलाकात ही हमसे कहेंगे, इससे बात ठीक है। और क्या है, हमेशा रूटीन की मुलाकात ही होती है। रूटीन की भी होती है वैसे तो। अपना चले हाँ जी, क्या मुलाकात तो हुई थी 2-4 दिन पहले शहबाज साहब की एक ज़ाती दोस्त के साथ। ये तो एक ऑफिशियल विजिट था। उनकी भी होती है। बढ़िया टकरा मार रहे हैं। कल तो सुने को वो डिनर शिनर भी भट्टी साहब सुना, कल शहबाज जी से को डिनर शिनर भी छोड़ दिया। 2-3 दिन पहले कोई मुलाकात, बड़ा अहम सियासी मुलाकात थी, वो उन्होंने मुलाकात तरक कर दी। डील शील की कोई बात नहीं, वैसे मुलाकात उधर वो जो क्या पता नहीं क्या यार, मुझे उधर पे चले गए, बड़ी जरूरी बात छोड़ के। उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते किए। खाना खाना भी बड़ी नॉर्मल सी बात है, हाजिरी लगवाते ही रहते हैं, कोई ऐसी नहीं। खाना खाना भी काजी साहब बड़ी नॉर्मल सी बात है। अच्छा ये शहबाज शरीफ साहब का एक शॉट सुनवाते हैं।
पीटीआई से ज्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी जिसने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस वक्त तबाह हाल कर दिया है। ये वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा भट्टी साहब, ये वक्त किधर कहाँ से आया है, वक्त जो आ गया है? वो कह रहे हैं वक्त आ गया और हथियार इस्तेमाल किए जाए। हथियार अमूमन जंगों में किए जाते हैं या मुहावरतन कहा होगा उन्होंने। अच्छा फिर मैं माफी चाहता हूँ, अब मुझे तो इतनी समझ नहीं ना, मैं वरना उनकी जगह होता। तो ये अचानक एनर्जी, काजी साहब देखें, इलेक्शन होता है केपी का, मौलाना फजलुर रहमान बीच में जीत के निकल आते हैं। अचानक उससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाती है। इलेक्शन कमीशन 7 साल से जिस फॉरेन फंडिंग केस की मट्टी पड़ चुकी थी उसका ऐलान कर देता है और हुकूमत पीटीआई पे खासे इल्ज़ाम लगाते हैं, 8 वॉल्यूम भी नहीं बताए जाते। फिर अचानक पीडीएम 23 मार्च का लॉन्ग मार्च कर देती है। अभी वो करती नहीं पूरा लॉन्ग मार्च का ऐलान, तो पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देती है। ये कुछ चेनें बनती हुई मुझे लगा रही है, और हुकूमत बनती है रहती है, 10 साल जाए 20 साल जाए, मुझे उससे नहीं गर्ज, लेकिन ये कुछ ना कुछ मूवमेंट है। कैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत जा रही है बार बार, ये क्या वजह है अचानक इतनी चीजें अचानक? फिर मरियम नवाज के बारे में बहुत कहा जा रहा है कि उन्हें रिलीफ मिल सकता है। आज मोहतरम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ FIA के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में चले गए कि जी उन्हें कार्रवाई से रोका जाए। तो ये कुछ नहीं उस बिल्कुल वो कहते हैं कि इस तफ्तीश को गैर कानूनी करार दिया जाए, और वैसे भी तो यद तूला हासिल है इनको टेक्निकल इंसाफ मिलने में, तो शायद ये हम क्या कर सकते हैं? इस कहानी का एक ये भी तो एस्पेक्ट है, अटॉर्नी जनरल ने पंजाब हुकूमत को लिखा कि आप नवाज शरीफ का मेडिकल रिकॉर्ड दें, इन्होंने हमें गारंटी दी है कि आप अपने भाई को लाएंगे, तो ये क्या सारी एक ही दम ही सारे एक्टिव हो गए। और ये साथ और भट्टी साहब ये भी तो सुनने में आ रहा है ना, इन्होंने मौलाना को जो मुलाकातें खाने शाने खाए हैं उनकी डिटेल भी दे दी है। डिटेल भी दे दिया। मौलाना ने कहा जी आप और पीपल्स पार्टी बार बार अदम एतमाद कर रहे हो, क्या गारंटी है कि अदम एतमाद कामयाब हो गया? अगर नाकाम होता है नहीं, तो इमरान खान को हाँ 2 साल तक तो कोई हिला नहीं सकता। अगर मौलाना साहब के बकौल जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, मैं ये जिम्मेदार जराये के मुताबिक उन्होंने कहा अगर इमरान खान साहब 2022 अपनी मर्जी से निकाल देते हैं, मर्जी लफ्ज़ है, तो उनका तो 23 का इलेक्शन भी उनका। अच्छा, अब मुझे इसकी समझ नहीं आई कि मौलाना साहब को या हुकूमत अपोजिशन जमात जो 172 बंदे नहीं पूरे कर सकती, मेरी राय है काजी साहब। बाकी आपके पास नंबर सियासी जमातों के होंगे, क्यों ये अदम एतमाद वाली बात आ रही है? जब अच्छा आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, मैं तो आज पढ़ रहा था MQM को, उन्होंने तो 11 पॉइंट्स निकाल दिए। उन्होंने कहा किसी कीमत हम बजट पे हुकूमत के साथ नहीं है। ये सारी नहीं उन्होंने फैसला कर लिया है, MQM ने इनकलाब करने का फैसला कर लिया है। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, आप सुनाएं वो क्या कह रहे हैं। इस बजट के आने के बाद अवाम बहुत तैश में है, कोई भी नहीं इस बजट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें क्योंकि अवाम ने भेजा है। आपको अगर हमारी जरूरत है और उस अवाम की जरूरत है तो इस बजट पे नजरसानी कीजिए। कि स्टेट बैंक हमारा ऑटोनॉमी एक वो है, उसकी रिटर्न रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल कुछ आज जिस तरीके से बातें हो रही है मैं उस पर वो नहीं करता, मगर अगर खुदा न खास्ता उसमें बहुत कोई चीज ऐसी हो गई तो ये पाकिस्तान को नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। बट साहब जिस वक्त तक इतने हमारे मुखलिस नुमाइंदे और इस तरह जान दे देने वाले लोग मौजूद हैं तो हमारी तरफ कौन मैली आंख से देख सकते हैं? काजी साहब बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हंडिया पूरी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन पसे पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है। बट साहब मैं एक फिक्रे में बात कह दूं, आप 2 करें। बात सिर्फ इतनी सी है कि नई हंडिया का मटेरियल नहीं मिल रहा, और पुराना मटेरियल नई हंडिया में डाला गया तो वो बहुत जहरीला हो जाएगा। नहीं तो थोड़े से इंडिकेशन, मेरे ख्याल में ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हंडिया से इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि जिस्म लाचार हो जाएगा। ये भी मसला है। एक छोटा सा इंडिकेशन है, देखें अपना PTI आप देखें तो परवेज हटक के बगैर तो लगता है पार्टी है नहीं, सारा KP की उन्होंने संभाला। उनके 2 बांजे नून लीग में चले गए, पहले सगा भाई पीपल्स पार्टी पे चले गया था। काजी साहब हांडी शांडी बदल रही है, कोई खाना शाना बदल, 2 बंदे आते जाते रहते हैं, कोई फैमिली फ्यूड्स भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, वापस भी आ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारा तो प्रोग्राम चलता है, हमारा प्रोग्राम मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मसला और कुछ नहीं है। हम सारे तैयार हैं कि नई हांडी तैयार हो जाए। अच्छा, मगर कुछ ऐसी ग्रासरी है
जो कहीं एक ऐसे मकाम पर इतनी अनएक्सेप्टेबल हो गई है। अच्छा, रैंक एंड फाइल बाहर की बना बाहर वो असल में वो जो पकाने वाले हैं वो कहते हैं यार ये हांडी कहीं बीच चौराहे में ना फूट जाए। नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं हांडी की बात कर रहा हूँ। अब हांडी और उनका क्या ताल्लुक भाई? आप ब्रेक लेनी है। इस्लामाबाद में ये बातें सरगर्म हैं कि मेरे ख्याल में तो 5 साल हुकूमत पूरे करेगी, मेरी राय। लेकिन वो लॉन्ग मार्च आ रहा है बड़ा खौफनाक, और उसके बाद अदम-ए-एतमाद आ रहा है। आप इन दोनों चीजों की कोई हैसियत नहीं समझते। ये पता नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च लॉन्ग ज्यादा होगा या चौड़ा ज्यादा होगा। ये इस पे भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि नाल बंदा तो साढ़े है कोई नहीं, अलबत्ता गाड़ियां हम ला सकते हैं। मैं कहता हूं कि 8-8 करोड़ की गाड़ियों की लाइन लगा के हम आएंगे और आवाम हमारे साथ देंगे। मैं ब्रेक ले लूंगा। और पीपल्स पार्टी वैसे ही पंजाब पे आ रही है, पंजाब बनाने लगी है। पंजाब में इस दफा वो हिस्सा लेगी अपना, याद रखिएगा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान की मुलाकात क्या है और बिलाल यासीन साहब पर बड़ा हम इसे कंडेम करते हैं। लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने हमला किया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बहुत हमारे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और ख़ासी उनकी तकरीरें, एक कुछ बड़ी उन्होंने अच्छी बातें कही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वो आपको सुनाते हैं। ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए। अगर कल आपने वोटिंग करानी है, मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आए और वोट दें बजट के लिए। तो बड़ी साहब ये खुद भी तो फोन शोन, इन्होंने जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो कोई फोन किया था इन्होंने या नहीं किया था? अच्छा, कैसा गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब आप कह रहे हैं और सीनियर पॉलिटिशियन है, हम पे तो ये सवाल उठाएं तो हम पे तो कोई नए इल्जामात लग जाते हैं। वैसे ये किसके फोन की बात कर रहे हैं? मैं तो मेरे लिए तो सरकारी इदारों की बात कर रहे हैं सीधी सीधी। हम पे तो हमें ये बात नहीं कोई करने देता। हम तो मुर्गी है ना, हम तो मक्खी है यार। मेरा एक आपसे सवाल और है, बैग आजकल मीडिया ही है। इन्होंने पंजाबी में लफ्ज़ है दुनिया ताकत, यार वो भी निकाल लें। जब इन्होंने कहा था कि इन्होंने जब कहा था कि मेरा इलेक्शन लूज हो रहा था तो मैंने कहाँ फोन किया था, वो भी तो बता देना। तो फिर की प्रॉब्लम है यार? तुसी फोन करो तो ठीक, जिक्र नहीं किया वो कर लेंगे गलत। इससे काफी का जिक्र नहीं किया। इससे तो नहीं, मैंने पहले नहीं जवाब। इससे तो ये कंफर्म हो गया कि आपके ख्याल में फोन जाते हैं। फोन उधर से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं। अब ये है कि तुसी फोन नहीं करना, मैं नहीं किया, मैनू करन दो। साहब ऐसे गल ना हुई। अच्छा चलो, मैं तो इससे नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तो सुना डील और ढील पाकिस्तान में तो होती ही नहीं है। चले कुछ और सुना। एक चीज तो जरूर है ना बड़ी जो समझने, वो कह रहे अभी भी फोन हो रहा है। जब वो कह रहे मैं बात कर रहा हूं, अभी भी ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में थे उस वक्त, अभी भी कह रहे हैं नाम लिखे हुए थे। बस इतना है कि ये कर लें तो ठीक है, और कोई ना करे। तो ये मुल्क सारा ये पार्लियामेंट फोन पे रहती है, पार्लियामेंट में नहीं बैठते। इसकी बात करो ना कि भाई ये कर लें ठीक है। पार्लियामेंट में तो कैसा, अच्छा कैसे चलो एक रहनुमाई छोटा सा सवाल, उधर तो जामा लगा होता है, तो नहीं बंदा फोन अंदर सुन सकता, क्या सुन सकता है? नहीं, मैंने तो सुना नहीं राइट नहीं है। उसकी वजह थी सर, एक मिनट भट्टी साहब ने सवाल पर, आपको याद है एक दफा जब वो लड़ाई हुई थी तो किसी ने फोन मार दिया था किसी को, फिर पाबंदी लग गई। अच्छा पता नहीं क्या। अच्छा ये और कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुनते हैं। एक वजीर आजम, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी, वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। जब ये जरूरत पड़ जाए कि तानू घरों वड्डा भरा बुलाना पै जाए तो फिर माफी मांग के घर टुट जाओ। बड़ी साहब देखिए, मैं आज दिल लगती कहूँगा, जितनी स्ट्रगल इन्होंने जनरल जिलानी और जो के खिलाफ की है, इनका ये जवाब तो बनता है नहीं ये कहना। देखिए उनका मतलब है बड़े भरा ना बुलाओ, अबू जी बुलाओ। अबू जी बुलाओ तो कह रहे मार खा रहे। वो तो रूहानी बाप कहते सर, गड्डियां दी चाबियां लेकर बंदे लग करते हैं। अब साडा तो वाला तलक लो बड़ी साहब, हमारे बड़ी साहब अब मुझे 3 दिन पहले की एक ख्वाब याद आ गई, लेकिन अरशद शरीफ मेरा यार कहता है कि हर ख्वाब सच्ची नहीं होती, लिहाजा ख्वाब नहीं बताऊंगा। लेकिन ख्वाजा साहब की बात में थोड़ा सा बदन लग, वजन तो है।
नहीं भट्टी साहब हमारे शहर से पहले हम बड़े मेरा बड़ा भाई था सचमुच, तो मेरे को जब कोई थ्रेट थ्रू होती थी तो मैं मेरे बड़े भाई का नाम शाहिद है, तो मैं फौरन के नाम शाहिद बनाने लगा। मलिक साहब तुसी जो मर्जी कहो, ਇਹਦਾ मतलब यही है कि मलिक आप बड़े हैं ना मुझसे, भट्टी साहब तो बड़ा भाई नहीं बनना, मेरा बनना है, बात नहीं सारी लड़ाई है। ऐ सुनो जरा, यहां पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी इबादत को जो है खतरा हो जाए। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं बड़ी साहब? अच्छा, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसफ साहब ने आज कमाल कर दिया। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि ख्वाजा आसफ अनकरीब मरियम के बारे में जिहाद करेंगे। ये मरियम नवाज को सुनाया है अरबों रुपए। ओ भाई, एक शादी 2 दफा हुई है और इसमें डेकोरेशन का बिल इन्हें के बता दे। मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब, आपने साबित किया है कि आप बच्चों के पीछे उंगली पकड़ के नहीं चलेंगे। ख्वाजा आसफ साहब ने ये देखे, नहीं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 90% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और इधर जितना खाना बचा है उधर 1 लाख आदमी खाना खा सकता है महीने का। सब ये क्या डेवलपमेंट है यार? कभी सच भी किसी को बोलने दे, क्या हो गया? उन्होंने सच बोला, बड़ा लॉजिकल बात है। एक मेरा ख्याल करैक्टर दिखाया, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने सीधी अटैक अपनी पार्टी पे किया। ये अरबों की शादियां ड्रेसेस देखा था, मैं बताऊं ब्यूटी पार्लर वाले ने कितने पैसे लिए? वो आपने बताया था लास्ट टाइम हमें, हम तो तोते गुम हो गए थे। बताया था। अब मुझे ब्यूटी पार्लर जिसने तैयार किया है, कितने पैसे? अनबिलीवेबल। ख्वाजा आसफ ने काजी साहब 100 इख्तलाफ हो, नहीं हमारे तो मेरे तो बड़े, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। जब पैसे बता रहे हैं जरा ब्यूटी पार्लर काजी साहब, वैसे ये ख्वाजा आसफ साहब ने जुर्रत कर दिखाई है कि भाई कमाल, महीने शादी करते हो, महंगाई की बात करते हो, तो लोग एक वक्त का रोटी नहीं खाती। यार शुक्र है असेंबली से कोई गरीब के लिए आवाज तो आई और अपनी क़यादत के खिलाफ आई। ब्यूटी पार्लर के पैसे कितने बने? अब ब्यूटी पार्लर के मैं और जोड़े की कीमत मैंने अर्ज किया है 1000 खानदान की रोटी। फिर भी अंदाजन कितने होंगे पैसे? नहीं यार, तू तो मेरे सोर्स सारे मेरे डेकोरेशन के कितने पैसे थे? शादी क्यों की गई मुझे बताया। रोजाना शादी ये पता कितने दिन चली है? चले आप ये बता दें काजी साहब। भाई साहब इस्तीफा देख रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खोल देगा यार। बस सिर्फ ये बता दें, ये फरमाइशी हमला तो नहीं था? अब मुझे नहीं पता है इसका रिएक्शन मरियम नवाज साहबा की जानिब से क्या आता है। इस्तीफा दे यार बिलाल यासीन साहब ने नाम दे दिया है, अब कल उसमें अच्छा बिलाल यासीन साहब ने नाम दिया, एक विकी, उनका एक खास काम होता है। और मैं एक बात खबर दे दूं थोड़ी सी, पिछले दिनों हमारे एक डीआईजी थे बड़े ऑनेस्ट, उन्होंने कहा ये फलां बंदा है, ये फलां, उसकी रोजाना नाल निकलती है 25-30 लाख कमाता था एक काम में। उसने कहा इसको अरेस्ट करो, किसी एसएचओ ने जाके उसको मुखबरी कर दी। उन्होंने कहा कि यार मैं तो समझता था आप कानून के मुताबिक हैं, आपका तो वो है। ओए होए इस पे कल बात करेंगे। रोज भी करेंगे और किसी की जो वायलेट करना है वर्ड किसी पे या किसी पे हक हासिल नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे बिलाल यासीन साहब को। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।